So friend, today we are going to start the fifth chapter of estimating and costing mechanical engineering sixth semester. So as we know that there are three major chunks in material cost estimation. तीन चीजें estimation में जरूरी होती है. First is material cost, second is the labor cost, and third is the expenses. सबसे पहले हम शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्ट को एस्टिमेट कैसे करते हैं. सो एज वी नो दैट फिजिकल रिसोर्सेज में हमने दो बातें की थी. वन वाज मटेरियल कॉस्ट एंड द लेबर कॉस्ट. तो फिजिकल रिसोर्सेज में हम देखते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एस्टिमेशन फिजिकल रिसोर्स रिक्वायरमेंट बेसिकली related to quantity and cost of material required to produce a component. As we know that for estimation of material cost consists of direct and indirect. Direct जो which is directly a part of the finished product, and indirect which is not a part of the final product, but it is somewhere used in between in the process of manufacturing that material. To calculate the material cost of the product, first step is to study drawing of the product. तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग को लेते हैं एंड स्प्लिट इट इनटू सिंपल स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं. रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, like that, and to find the volume of the material in the product, and then to find the weight. As we know that the weight of material is equal to volume multiplied by the density of metal used in that product. हमें पता है कि वेट ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम. सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वेट तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वेट. सो द एग्जैक्ट प्रोसीजर इज लाइक दिस. ये आप याद भी कर सकते हैं, कई बार आ भी सकता है शॉर्ट नोट में. Study the drawing carefully and break up the component into simple geometrical shapes like cubes, prism, cylinders. Add the necessary machining allowances on all sides which are to be machined. तो हम फाइनल वाले को नहीं लेंगे, फाइनल वाला एक पार्ट ले लेंगे, उसको हम अलाउंसेस ऐड कर लेंगे. मशीनिंग अलाउंस को ही हमें बताया गया कि इतने परसेंट लेना है तो वो ऐड कर लेंगे. देन डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन मींस जो वॉल्यूम का हमें है, अगर क्यूब का है तो ए क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होता है, लाइक दैट. Or add the volumes of all simple components to get total volume of the product, and multiply the total volume by density, as we have already said in the last slide कि टोटल वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट मिल जाएगा हमें. एंड फाइंड आउट द कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट वेट टू टोटल वेट ऑफ द मटेरियल. हमें वेट मिल गया तो उसको कॉस्ट पर यूनिट हमें पता है कि लोहे का 1 किलो का कॉस्ट इतना है, तो उसका टोटल मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा. सो देयर आर सम डेंसिटीज ऑफ कॉमन मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में ज़्यादातर यूज होते हैं. आपके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे, नॉर्मली दिया हुआ होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर कि कहीं ऐसा तो नहीं है. कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसप्रिंट होता है. फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन जो है उसकी डेंसिटी है 7.2 ग्राम पर सीसी. सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर. तो क्यूबिक सेंटीमीटर, एक क्यूबिक सेंटीमीटर का 7.2 ग्राम वेट होता है. तो अगर आपके एग्जाम में 1.2 लिखा हुआ आ गया तो आप उसको करेक्ट करके एंड यू विल से अज्यूमिंग कास्ट आयरन डेंसिटी, और अगर नहीं दी हुई तब भी आप अज्यूम करके उसको लिख सकते हैं. रॉट आयरन 7.7, एल्यूमिनियम इज 2.686, and brass bronze it is approximately 8.09 and 8.5 respectively. mild steel का 7.8. so कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील ये लगभग याद कीजिए. लाइट वेट मटेरियल में एल्युमिनियम 2.68 और ब्रास में जो हैवी मटेरियल है वो 8.09 है. तो इस तरह से मेंसुरेशन क्या होता है. मेंसुरेशन डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ लाइंस, length of lines, area of surfaces, and volumes of solid by means of mathematical rule and formulae. The general formula of simple solid is to find the product of cross sectional area.
हम क्या करते हैं, एक अगर हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो हम उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाइड कर देंगे द लेंथ ऑफ सॉलिड से, सो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट सिंपल सॉलिड। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कम्प्लेक्स सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सिंपल ज्योमेट्रिक सॉलिड्स में, एंड द वॉल्यूम ऑफ दीज पार्ट्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली। नाउ व्हाट आर द वॉल्यूम्स, आपने ऑलरेडी ये मैथमेटिक्स में आप कर चुके हैं, सो लेट अस रिवाइज। क्यूबॉइड जिसकी ऑल एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, बट एल, बी और एच आपस में नहीं मिलते होते हैं। दैट मीन्स एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल को अगर हम स्वीप कर लें तो वो हमारा क्यूबॉइड बन जाता है। क्यूब के सारी साइड्स बराबर होती हैं ए के बराबर, तो इसका सरफेस एरिया अगर क्यूबॉइड का देखा जाए 2h इंटू एल प्लस बी होता है, 2h इंटू एल बाई एल प्लस बी। और टोटल सरफेस एरिया, अब आप कहेंगे ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स जो कवर किया जाता है, वो वो वाला कर्व्ड एरिया, तो वो वाला हमारा, दैट मीन्स अगर सिर्फ हमने एक खोखला बनाना है तो उसका सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में साइड वाली भी ऐड कर दी जाएगी, तो साइड वाली ऐड हो जाएंगी, तो उसमें एल प्लस बी के साथ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये बन जाएंगी साइडें। और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारा बनेगा एल, एल तो हमारी लंबाई है, एल इंटू बी इंटू एच, तो एक साइड जो है वो बी इंटू एच होगी, तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये एल इंटू बी इंटू एच है। क्यूब का हमारा सरफेस एरिया देखिए, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, तो 4 साइड में उसको कवर करेंगे तो 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में साइड वाले डब्बे क्लोज भी कर दें तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम जो है a इज ए क्यूब, राइट। इसी तरह राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका अगर हम देखें तो हमारा बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई आर, ये एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच तो एक है ही है, उसको r से मल्टीप्लाई करके एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 2 पाई आर स्क्वायर भी वो ऐड हो जाएगा। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए तो हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस विल बी पाई आर स्क्वायर, और इसको हम h से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। एंड राइट सर्कुलर कोन अगर देखा जाए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द राइट सिलेंडर, तो हमारा सरफेस एरिया इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये तो हमारा इसका जो कर्व्ड का सरफेस एरिया होगा, और अगर टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो नीचे वाला भी उसमें ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी एल ऐड हो जाएगा, और इसका ये मैंने बता ही दिया कि ये इसका 1/3 होता है, तो 1/3 देखिए, इसमें देखें यहाँ पे एक ये ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये ट्राइंगल ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से राइट सर्कुलर ऐड हो जाएगा। स्फीयर इज सरफेस एरिया उसका हम नहीं लेते, टोटल सरफेस एरिया लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और ये है हमारा जो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह हेमिस्फीयर के भी हैं, तो आप ज़्यादातर देखिए तो ये आपको एक क्यूबॉइड, क्यूब और राइट सर्कुलर सिलेंडर, इनको ही देखना पड़ेगा। ना यहाँ पे दोबारा मैंने दिखाया गया, थोड़ा डिटेल में दिखाया कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये बाहर बाहर का होगा 2 पाई आर, ये सर्कल पेरीमीटर हो गया, और इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच इज सरफेस एरिया, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोन का भी निकाल के दिखाया गया कि इसका 1/3 बन जाएगा। पिरामिड का है, पिरामिड एक तरह का ट्राइंगल होता है और उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू एच, तो 1/3 थर्ड डायमेंशन कर दी गई है, मैंने बताया कि ट्राइंगल का रेक्टेंगल का 1/3 होता है ट्राइंगल, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू एच, तो ये हमारा एच इज अल्टीट्यूड, तो ये पिरामिड निकलता है। हॉलो सिलेंडर, ओके,
हॉलो सिलेंडर में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि इसका वॉल्यूम जो है, अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो पाई डी इंटू टी, टी इज थिकनेस, ये जो थिकनेस है इसकी, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस जो है ये टी कहलाती है। एंड जो पूरा एरिया है दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तो इसका आ गया पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये तो इसका आ गया। और इसको अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दें या एच से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये एक पुल्ली है, पुल्ली एक सर्कुलर होती है एज यू नो। तो हम इसकी स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। Polytechnic machine shop need to produce the component given in figure. If you are assigned as a shop manager, calculate the weight and material cost of the component. Consider the material is cast iron. Now this is cast iron. As we know, density is 7.2 gram per centimeter cube or cc, and material cost per kg is ₹20। तो हम एक बार इस ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं। क्या है कि ये तीन इसके स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है वो 12 का है, दूसरा स्टेप 18 का है, फर्स्ट इज 12, सेकंड इज 18 एंड थर्ड इज 25। ये तो स्टेप हो गए। और इसके बीच में एक होल है, थ्रू आउट होल है विच इज 6 mm, और तीनों स्टेप जो हैं 10-10 mm के। तो हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी, तीन स्टेप हो गए। और एक अंदर वाला जो एक सिलेंडर है डी जो खाली है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ये इसका एरिया बन जाएगा। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। अब इसको ब्रेकअप करते हैं। तो ब्रेकअप में देखिए कि यहाँ पे ए बी सी डी चार हिस्सों में कर दिया। सो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए जो बड़ा वाला है मैंने बताया 25 का है, तो पाई बाई 4 25 का स्क्वायर इंटू 10 इसका एच हो गया, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, तो ये 4908.7 सी सी आ गया। बी का भी 18 के हिसाब से निकाल लेंगे, सी का जो है 12 के हिसाब से निकाल लेंगे, और डी जो अंदर वाला होल है वो 6 के हिसाब से निकाल लेंगे। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द पुल्ली विल बी, इट विल बी VA प्लस VB प्लस VC माइनस VD, ये तो आ गया 7736.2। अब वेट कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हमने बताई थी 7.2 ग्राम पर सीसी, और अगर इसको किलोग्राम में करना तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 55.7। नाउ इसमें एक क्वेश्चन में एंड में एक और चीज बताई गई है कि इसका 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से कॉस्ट बताई गई है। तो इस वेट को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1100 प्लस 14, सो 1114 रुपीज इसका कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें अगर आप उसके कुछ अलाउंसेस ऐड कर लेते हैं, अभी तक हमने अलाउंसेस इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो अलाउंसेस ऐड कर लेंगे वो अलग से कॉस्ट आ जाएगी। सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ये एक वो सर्कुलर थी पुल्ली, ये एक वॉल ब्रैकेट है, तो एंगल ब्रैकेट है, तो इसके देखिए चार हिस्से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट इज ए का जो है एक रेक्टेंगल है 70x25, और इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 82.5 है। और इसी तरह बी है, बी भी पूरा एंड तक है, सी जो है वो भी पूरा एंड है, सी जो है 50x25 है, और बी जो है 25 इंटू लेट सी कितना हो गया 100 माइनस 25 माइनस 25, तो 25 इंटू 50 है, और इसकी लेंथ 82.5 ही है। नाउ द प्रॉब्लम सम इज डी पार्ट, जो डी वाला है, ठीक है। तो डी वाले को हम देखें कैसे करते हैं। तो डी वाले का जो है डी वाले का मैं कलर थोड़ा दूसरा करता हूँ, ये हमारा डी वाला है। तो डी वाला एक तरह का ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाता है तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच, एच इज जितनी 50 हमारी निकलती है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया, मैं भी वही करूंगा। वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए जो है जो सबसे नीचे वाला 70x25 इंटू 82.5 इसकी जो विड्थ है ये निकल गई। वॉल्यूम ऑफ बी जो है वो छोटा वाला पार्ट है 25 इंटू 50 इंटू 82.5, सी 50 इंटू 25 ये जो ऊपर वाला है इसका भी यही होगा।
वॉल्यूम ऑफ डी, डी मैंने बताया था ये ट्रेपेजियम है, तो ये 25 प्लस 45/2 इंटू 50 इंटू 25, तो ये हमारा इस तरह से, क्योंकि इसका सिर्फ विड्थ सिर्फ इतनी है 25 ही है, इससे बड़ी नहीं है, तो एक तरह का नोज है ये, तो वहां का है, तो सिर्फ उतने पोर्शन के लिए हमने निकालना है। तो 25 ये ऊपर वाली, 45 नीचे वाली, और हाइट है इसकी 50, ये बीच वाली 50 होगी। तो 45 प्लस 25/2 इंटू 50, और आगे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 जो है इसकी जो आगे विड्थ आएगी। सो ये निकलता है 43750 मिलीमीटर क्यूब। अब हमारी जो दी गई है वो सीसी में दी गई है, इनको टोटल कर दिया गया, टोटल करके 394.375 मिलीमीटर क्यूब है। तो इसको सेंटीमीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर लेंगे, तो 394.375 सेंटीमीटर या सीसी आ गया, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी आ गया। वेट ऑफ द ब्रैकेट जो है वो 7.5, डेंसिटी हमें पता है 7.5 दी हुई है, तो ये आ गया। इसको फिर 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 2.9578 किलोग्राम आंसर आ गया। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दो मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए, दो एग्जांपल्स आप इसको जरा नोट कर लीजिए या स्क्रीन को रोक के ये होम असाइनमेंट के लिए कर लेंगे। एक ये भी है, तो ये ब्रैकेट है आपकी, तो ये ब्रैकेट जो है आप इसको रोक के निकाल सकते हैं। एक ये भी है, ये जो है हमारा लेथ का डेड सेंटर है, तो ये भी बड़ा पॉपुलर है, जो एग्जाम में भी आता है। तो ये आप देखिए, इसमें एक कोन बनेगा, एक ये सिलेंडर, एक ये सिलेंडर, तो फर्स्ट वन दिस विल बी, दूसरा ये वाला बनेगा, तीसरा ये वाला, चौथा ये फिर सिलेंडर बनेगा, और पांचवा ये फिर कोन बनेगा एक तरह का। तो ये 5 हिस्से इनको ऐड करके बनाना है आपने, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि इसको पूरा आप कर लीजिए, पूरा करके उसमें से 5वां वाला माइनस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपको मेंसुरेशन क्लियर होना चाहिए। सो एक और है, ये वॉल ब्रैकेट है, एक कास्ट आयरन की वॉल ब्रैकेट है, तो इसका निकालना है, इसकी डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सीसी दी हुई है, कॉस्ट 20 दी हुई है, तो इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में निकाली हुई है। तो आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये 3 है सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 2 + 2 है, होल जो है वो 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, 4, 8, 4 और ये 5 है। तो इसको आप ड्राइंग को थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखाया गया, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपने होम असाइनमेंट में करना है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बजट। बजट आप जानते हैं कि हम घर में भी कह देते हैं, कोई फंक्शन हो रहा होता है, देन योर फादर और मदर सेज कि भाई अभी बजट नहीं है, दैट मीन्स दे आर फ्यूचर प्लानिंग की हुई है उन्होंने, और वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से दैट जो कॉस्ट है वो उसमें फिट नहीं होता है। सो डेफिनेशन वाइज अगर देखें, बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड, फ्यूचर नीड्स अरेंज, मैं पहले से ही उसका पैसा निकाल के रख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू सम सिस्टमेटिक बेसिस covering all or some of the activities over a definite period of time, ओवर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। सो बजट की मैंने बताया कि एक तो फ्यूचर नीड्स, एक प्रॉपर्टी होगी करेक्टरिस्टिक्स, इट इज फॉर फ्यूचर नीड्स, इट इज कवरिंग ऑल और सम ऑफ एक्टिविटीज। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे बजट निकालना है, तो मैं कुछ एक्टिविटीज के लिए कि अभी चलो इस बार किताबों के लिए निकाल लेता हूँ, अगली बार ड्रेसेस के लिए निकाल लूंगा, सम ऑफ द एक्टिविटीज, एंड इट इज कवरिंग, तीसरा मैंने बताया इट इज फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ डेफिनेट कि 6 महीने के लिए या इस साल की पढ़ाई के लिए या अगले साल की पढ़ाई के लिए। इसी तरह से प्रोडक्शन में भी यही काम किए जाते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम मेजर ब्रॉड कैटेगरीज के हिसाब से 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शन के हिसाब से कि बजट कहाँ के लिए एलोकेट करना है, क्योंकि हमारा हम वी आर कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का बजट, प्रोडक्शन का बजट, पर्सोनल का बजट, R&D का, और कैश, कैश बजट थोड़ा सा अपने लिए कंटीजेंसी या इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। तो नाम ही इसके बता रहे हैं
कि आप हेडिंग्स याद कर लीजिए, उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं कि सेल्स के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। प्रोडक्शन में आप मटेरियल कॉस्ट के लिए कुछ इसमें फिक्स्ड रखेंगे, कुछ इसमें ओवरहेड्स के लिए रखेंगे। पर्सनल में आप पर्सनल के जो नीड्स हैं वो उनकी इंश्योरेंस के लिए है, या उनकी सैलरीज बनाने के क्लर्क हैं उनके लिए। R&D के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैश, कुछ कैश कंटीजेंसी के लिए। टाइम फैक्टर, फिर कुछ बजट ऐसे रखे जाते हैं जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या करंट के लिए। लॉन्ग टर्म मीन्स एक प्रोजेक्ट आया बहुत लंबे टाइम के लिए, एक ब्रिज बनना है, हो सकता है वो 4 साल में बनना है, 5 साल के लिए, तो उसका एक बजट बनाना है। शॉर्ट टर्म मीन्स अगले 6 महीने के लिए। करंट, आज ही कुछ चाहिए पैसा, उसके लिए मुझे बजट निकालना है। देन देयर इज लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिक्स बजट या वेरिएबल बजट। फिक्स बजट मीन्स कि फिक्स है भाई, इसी के अंदर आपने काम चलाना है। वेरिएबल मीन्स कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बनती जाएगी, जैसे जैसे आपका मटेरियल आता जाएगा, आपको बजट एलोकेट कर दिया जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।